दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज दोस्तों बात करेंगे भारत की संघीय व्यवस्था या भारत की इंडियन फेडरलिज्म, जो हमारा फेडरल सिस्टम है। आज उस पर बात करेंगे। बात ये करेंगे कैसे अमेरिका के संघीय व्यवस्था से ये कितना अलग है और क्यों बहुत सारे विदेशी विद्वान इसको अर्ध संघवाद कहते हैं या क्वैसाई फेडरल कहते हैं। क्यों ऐसा होता है? कुछ लोगों का कहना है कि ये फेडरल कम है, यूनिटरी ज़्यादा है, एकल ज़्यादा है। कुछ लोग और हमारे यहाँ के स्कॉलर्स कहेंगे कि नहीं, ये पूरी तरह से संघीय व्यवस्था है। ये विषय दोनों ही चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, आपके जनरल नॉलेज के लिए, जनरल स्टडीज़ पेपर के लिए, और पॉलिटिकल साइंस जिन लोगों का सब्जेक्ट है ये उनके भी काम की चीज़ है, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आते हैं इस पर। आगे बढ़ूँ इसके पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा, और कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। आते हैं भारतीय संघवाद पर कि जब आर्टिकल 11 में भारत के संघवाद का जो शब्द है वह है यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया, फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको समझाते हुए ये कहा कि चूंकि हमारे यहाँ कोई समझौता नहीं हुआ जैसा कि दूसरे देशों में हुआ है कि यूनिट्स के बीच में या इकाइयों के बीच में, राज्यों के बीच में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, ऐसे राज्यों के बीच में जो कभी स्वतंत्र रहे हों, स्वतंत्र देश रहे हों, संप्रभु रहे हों, उनके बीच में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ जिससे कि फेडरल गवर्नमेंट या संघीय सरकार की स्थापना की गई हो। एक बात ये। दूसरा, यूनिट्स को, इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो हमारे संघीय व्यवस्था में यूनिट्स को ये आज़ादी नहीं है कि वो अलग हो सके। इसको कहा गया यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल है और वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, लेकिन स्टेट्स का डिस्ट्रक्टिबल। अभी बाद में आएंगे उस पर। पहले दोस्तों बात करते हैं कि ये जो संघीय व्यवस्था है असल में ये इसका मतलब क्या हुआ या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी। संघीय व्यवस्था होने के लिए या फेडरल सिस्टम होने के लिए ज़रूरी है कि द्वय सरकारें हों, डबल सेट ऑफ, दोहरी सरकार हो, डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट हो। डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि केंद्र की अपनी सरकार हो और राज्यों की अपनी सरकार हो। जो स्टेट यूनिट्स हैं या जिसको कहते हैं कंपोनेंट यूनिट्स, इकाइयाँ, उनकी अपनी सरकारें हों। एक बात, दो सरकारें होंगी, दोनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, दोनों के अपने अपने पावर्स एंड फंक्शन हैं। ऐसा नहीं है कि उसी पर वो भी काम कर रहे हैं, उसी पर वो भी काम कर रहे हैं, अपना अपना सेपरेट मामला है। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। एक ऐसे संविधान की उपस्थिति होना ज़रूरी है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट या संघ सरकार और राज्य सरकारें अपना अस्तित्व प्राप्त करती हों, अपना अधिकार प्राप्त करती हों, अपना शक्तियाँ प्राप्त करती हों, अपनी जिम्मेदारियाँ प्राप्त करती हों। तो सर्वोच्च संविधान का होना आवश्यक है, ये तमाम विद्वानों का मानना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी बेहद ज़रूरी है। जब संविधान की सर्वोच्चता है तो संविधान की व्याख्या कौन करेगा और कौन उस व्याख्या को स्वीकार करेगा। इसीलिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना ज़रूरी है कि किसी भी विवाद के मामले में कभी लगता है कि विवाद हो जाए कि केंद्र सरकार के ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, राज्य सरकारें बोले ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, या किसी व्यक्ति को भी राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारों से कोई दिक्कत हो सकती है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकें, न्यायालय जा सकें और न्यायालय का फैसला अंतिम हो कि नहीं, संविधान के मुताबिक इनका ये अधिकार है, इनका ये अधिकार है। तो ये चार चीज़ें बेहद ज़रूरी मानी गई। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी भी व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ दोहरी सरकारें हों, शक्तियों का विभाजन हो केंद्र सरकार और या संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में,
संविधान की सर्वोच्चता हो और एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो। ये चारों चीज़ें भारत में हैं। हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन है, दोनों सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, एक केंद्रीय सूची है, एक राज्य सूची है, एक कॉन्करेंट है, दोनों काम आती है। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। शक्तियों का कार्य बटा हुआ है सबका। संविधान हमारा सर्वोच्च है, ये तो पूरी दुनिया मानती है, सर्वोच्च है हमारा संविधान। और हमारी न्यायपालिका भी पूरी तरह से स्वतंत्र है और समय समय पर न्यायपालिका ने तमाम महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जिसमें कि केशवानंद भारती का फैसला सबसे महत्वपूर्ण है। और सबके शक्तियों का विभाजन भी किया है और सबको आईना भी दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपकी शक्तियां यहाँ आकर समाप्त हो जाती हैं। केशवानंद भारती केस पर हमारा वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या की और केंद्र सरकार के अधिकारों पर एक लगाम लगाया कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो ये चार चीज़ों के आधार पर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भारत की जो व्यवस्था है पूरी तरह से संघीय व्यवस्था है, पूरी तरह से फेडरल सिस्टम है। अब आते हैं कि भारत में फेडरलिज्म का गठन या फेडरलिज्म का गठन कैसे होना चाहिए। देखिए, फेडरलिज्म शब्द से क्या आया कि जब कुछ राज्यों को जो स्वतंत्र रहे हों, जैसे अमेरिकन फेडरलिज्म 1787 में बना, तो वो बनाने वाली जितनी भी इकाइयाँ थीं, जो भी देश थे, वो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे, स्वतंत्र देश थे। और सिर्फ स्वतंत्र नहीं थे, संप्रभु राष्ट्र थे। वो पूरी तरह से आज़ाद मुल्क थे। उन लोगों ने कॉमन या जनरल चीज़ों को, कुछ विशेष चीज़ों के मामले में जिनमें कि उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं है, वो कॉमन है सबके लिए, तो कॉमन विषयों को देखने के लिए एक राष्ट्रीय सरकार या एक फेडरल, एक संघीय सरकार के गठन का फैसला किया और अपनी स्वतंत्रता को कंप्रोमाइज़ न करते हुए या अपनी स्वतंत्रता को कम न करते हुए उन विषयों को ट्रांसफ़र किया सेंट्रल गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को, जो कि बहुत ज़रूरी उनके लिए नहीं थे या वो अलग अलग होना उनका ज़रूरी नहीं था। जैसे कि सुरक्षा का मामला है, डिफेंस का मामला है, तो एक मिलिट्री है, सबका रक्षा होगा। करेंसी की बात है, अब अलग अलग राज्य, हमारे 13 राज्य उस टाइम पर अमेरिका में मिले थे जब उस शुरुआत में आए थे, तो अगर करेंसी सबकी अलग अलग है तो व्यापार में दिक्कत आएगी। बैंकिंग व्यवस्था अलग है तो व्यापार में आने जाने में दिक्कत आएगी। तो किया गया कि एक करेंसी होनी चाहिए, एक बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सबको बैंक की ज़रूरत है, सबको करेंसी की ज़रूरत है, तो उतना ही लेन देन आसान होगा, एक्सचेंज आसान होगा। जैसे कम्युनिकेशन है, संचार है, रेलवे है, मान लीजिए एग्जाम्पल आप ले लो, रेलवे है, रेलवे पूरे देश में दौड़ रही है, एक रेट है, एक किराया है, एक सिस्टम चला रहा है। हर राज्य की अपनी रेलवे हो जाए तो क्या होगा? पहली बात तो आपको केरल जाना है तो टिकट कहाँ से लोगे आप? टिकट लोगे तो सबके किराए अलग अलग होंगे, वो कितनी आपको दिक्कत आएगी, जाना भी और आना भी। तो अगर एक सेंट्रल रेलवे है इंडिया में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपने दिल्ली, आप कहीं से भी आपने टिकट लिया और जहाँ जाना है आप गए, चाहे कितने भी राज्य रास्ते में पड़ेंगे, कितने भी राज्य रास्ते में पड़े, इसकी आपको चिंता नहीं है। नहीं, हर राज्य का अलग आप ट्रेन बदलिए, उसका टिकट लीजिए। तो इन सब इस तरह के बहुत सारे जो कॉमन विषय थे जिन पर सभी की रुचि थी और जिससे उनका जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित न होती हो, तो ऐसे विषयों को लेकर के उन्होंने एक क्रिएट किया, एक सिस्टम, एक सरकार बना दी, सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार, फेडरल सरकार, जो कि इन विषयों को देखेगी। तो ऐसा हुआ अमेरिका में, वहाँ पे तमाम राज्य जो स्वतंत्र थे, जो संप्रभु थे, वो एक साथ आए और उन्होंने अमेरिकन फेडरलिज्म को क्रिएट किया। अब उसमें डिटेल में नहीं डाले फिलाडेल्फिया कन्वेंशन का कि क्या क्या हुआ, लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हमारा मुख्य है कि इंडिया में क्या हुआ।
भारत में और कनाडा में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी। भारत में जिनको राज्य का दर्जा दिया गया या प्रांत माना गया वो कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं थे, वो कोई संप्रभु राष्ट्र नहीं थे, और न ही ऐसी कोई मीटिंग हुई, ऐसा कोई गेट टुगेदर हुआ कि जहाँ पर राज्यों ने मिल करके एक फैसला लिया हो, एक कॉन्ट्रैक्ट किया हो और एक फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना का निर्णय लिया हो। ऐसा कुछ भारत में नहीं हुआ था। भारत में कोई भी राज्य स्वतंत्र राष्ट्र नहीं थे, संप्रभु राष्ट्र थे ही नहीं। दूसरी बात, एक्चुअली इंडिया में फेडरल सिस्टम का जो शुरुआत है, जो पहली बार भारत में आया शब्द, वो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ब्रिटिश जब ले आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तब उन्होंने उसमें पहली बार इंडिया को फेडरल सिस्टम कहा और संघीय शब्द का इस्तेमाल हुआ। अब ब्रिटेन, अब देखिए इसके पहले मैं आपको जाऊंगा कनाडा की तरफ। कनाडा में क्या हुआ था, वहाँ भी यही हाल था। तो ब्रिटिश सरकार ने, वो उनके कंट्रोल में था, वहाँ पर सभी राज्यों को स्वायत्ता दी, अधिकार दिए और फिर उनका फेडरल सिस्टम बनाया। मतलब उनको स्वायत्त राज्य बनाया गया पहले और फिर उनसे संघीय व्यवस्था पैदा की गई। भारत में यही हुआ। तो क्राउन ने सारी शक्तियां पहले बात अपने पास ले ली और उसके बाद भारत के प्रांतों को उनके अधिकार दिए, भारत की केंद्र सरकार को उनके अपने अधिकार दिए। तो अधिकारों का वितरण किया। पहली बार सारी शक्तियां खुद ले ली और फिर उन्हीं शक्तियों को फिर से बांट करके एक आर्टिफिशियल तरीके से एक संघीय व्यवस्था का निर्माण किया। तो भारत में अमेरिका से ये मामला अलग है। हमारे यहाँ कोई ऐसा संप्रभु राष्ट्रों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ था जिससे संघीय व्यवस्था कायम की गई हो। ये कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं थे। इन्हें स्वतंत्र तो नहीं, स्वायत्त राज्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से बनाया गया और फिर क्राउन ने, ब्रिटिश ताज ने इनको अधिकार दिए, राज्यों को अलग अधिकार दिए, केंद्र सरकार को तब की अलग अधिकार दिए और सबने अपना अस्तित्व क्राउन से जोड़ा, ब्रिटिश ताज से जोड़ा। ये है भारत की संघीय व्यवस्था का छोटा सा इतिहास। यहीं से भारत की संघीय व्यवस्था स्टार्ट हुई जो अभी भी चल रही है मोटा मोटा। बावजूद इसके आप देखिए उसी टाइम पर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू हुआ, उस टाइम पर ही केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियां दी गईं। जैसे प्रांतीय गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट का पावर किसको था? केंद्र सरकार को था। गवर्नर्स को स्पेशल जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें विशेष निर्णय लेने के अधिकार दिए गए थे विशेष परिस्थितियों में, और तो और उन्हें बहुत सारे मामलों पर बहुत सारी परिस्थितियों में विवेकाधिकार दिया गया था, पावर ऑफ डिस्क्रेशन दिया गया था, जहां वो अपनी मर्जी से फैसला ले सकते थे। अब यहीं पे अंतर की शुरुआत हो गई। अब केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त हो गया राज्य सरकारों को गाइडलाइन देने का, दिशा निर्देश देने का, राज्यपालों की नियुक्ति का, गवर्नर्स का, और गवर्नर को विशेष जिम्मेदारी देना भी एक तरह से राज्य की स्वतंत्रता या संप्रभुता में हस्तक्षेप है। तो यहीं से एक शुरुआत हुई। कुल मिलाकर के हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया और जो मेन फ्रेम है वो अभी वही चल रहा है। हाँ, शक्तियाँ अलग अलग हो गई हैं, वो उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो हमारा फेडरल सिस्टम क्या है, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अमेरिका का फेडरल सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया का फेडरल सिस्टम समझौते का परिणाम है। इसके साथ ही अमेरिका में भी वो कोई भी संघीय व्यवस्था को तोड़ नहीं सकता। मतलब राज्य उन्होंने जो बनाया है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब कोई भी राज्य अलगाव की बात नहीं कर सकता, अपने के अलग होने की बात कि संघ से हम अलग हो रहे हैं, ऐसी बात अमेरिका में कोई नहीं कर सकता। इसका हमारे पास बिल्कुल वही कॉपी है। हमारे यहाँ भी कोई भी राज्य देश को छोड़ करके या संघ को छोड़ के जाने की बात नहीं कर सकता। एक कदम आगे जाकर के, अमेरिका से भी आगे,
कि जिस राज्य ने भी अगर अलग होने की बात की उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वहाँ पर आज़ादी और अभिव्यक्ति के अधिकार भी उनको नहीं मिलेगा, उसको देशद्रोह माना जाएगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको निकलने का या अलग होने का अधिकार नहीं है, इसकी आवाज़ उठाना भी अपराध माना गया है, देशद्रोह लग जाएगा। तो उनका क्रिएशन और हमारे फेडरलिज्म का या कनाडा के क्रिएशन में बहुत अंतर है। कनाडा का भी इसी तरह से बना था, उसी तरह से भारत का भी बना, इंडिया का भी बना। तो इस तरह से जो मोड ऑफ फॉर्मेशन है, निर्माण का जो तरीका है फेडरल सिस्टम का, वो और हमारे अमेरिका में डिफरेंस है। हमने कोई समझौता नहीं था, हमें क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब आते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में संबंध कैसा है, क्या रिलेशन है। अब अमेरिका में क्या है, यूएस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केंद्र सरकार को जो दिए गए अधिकार दिए गए हैं, बाकी सारे अधिकार किनको है, राज्य सरकारों के हैं। आपसे शुरुआत में कहा कि राज्य सरकारों ने सिर्फ उन्हीं अधिकारों को सरेंडर किया, उन्हीं अपने जो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था या उन्हें लगा कि ये दिया जा सकता है, बिना अपनी आज़ादी से समझौता किए हुए। तो भारत में तो ऐसा कोई समझौता हुआ नहीं राज्यों के बीच में। तो रेसिड्यूरी पावर्स, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं भारत में, जिस पर कोई स्पष्टता नहीं है, जैसे कि केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके बाद भी जब अगर कोई नए विषय पर कानून बनाना है तो भारत में उस पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सरकारें का कानून नहीं बना सकती, जबकि अमेरिका में ये अधिकार राज्य सरकारों को है। और अवशिष्ट शक्तियों के अलावा अमेरिका में जो यूनिट्स थे, कंपोनेंट यूनिट्स, उनका संघीय सिस्टम में शामिल होने से पहले ही उनके पास अपना संविधान था, उन्हें अपने संविधान को बनाने और संशोधन करने का पूरा अधिकार है। इसके उलट भारत में संविधान बनाने का और संविधान में कोई परिवर्तन संशोधन करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, फेडरल सरकार को है, राज्य सरकारों को नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका में केंद्रीय सरकार या फेडरल सरकार अमेरिका के मानचित्र को बदलने का साहस भी नहीं कर सकती बिना राज्यों की सहमति के। जिन राज्यों पर अगर कोई बाउंड्री बदलना चाहती है केंद्र सरकार अमेरिका की, तो उस राज्य की जो लोकल असेंबली है, संसद है, जब तक उसकी सहमति नहीं होगी तब तक अमेरिका उसके बाउंड्री में, उनकी सीमा में या किसी भी तरह का इसमें परिवर्तन वो नहीं कर सकते हैं। वहाँ नए राज्य बनाना या पुराने राज्य को समाप्त करने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है, जब तक कि उन राज्यों की सहमति ना हो, ये नहीं कर सकते। इसके उलट क्या है, इंडिया में केंद्र सरकार पूरी तरह से शक्तिशाली है, ऑल पावरफुल है। किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए, राज्य को पूर्णतः समाप्त करने के लिए और तो और नए राज्य को पैदा करने के लिए क्रिएट कर सकती है। आज संविधान 1950 में आया और 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और उसके तहत 27 से राज्यों की संख्या घटा के कर दी गई 14, 6 साल के अंदर ही। उसके बाद अब तक 75 साल हो रहे हैं, कितने राज्य बनाए गए, कितने नए राज्यों का निर्माण हुआ। गुजरात का निर्माण हुआ, हरियाणा का निर्माण हुआ, कर्नाटक का निर्माण हुआ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, इनका निर्माण हुआ, मणिपुर का निर्माण हुआ, हाल में झारखंड का निर्माण हुआ, उत्तराखंड का निर्माण हुआ, तेलंगाना का निर्माण हुआ, अनेक राज्यों का निर्माण हुआ। और ये किसने किया? केंद्र सरकार ने किया। राज्यों से तो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ मामलों में राज्यों से उनकी सहमति मांगी जाती है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। राष्ट्रपति चाहते हैं, राष्ट्रपति को अधिकार है कि एक समय सीमा के अंदर उनकी राय मांग सकते हैं, देना हो दो, नहीं तो मत दो।
तो राज्यों को यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। यहीं से सवाल फिर खड़ा होता है कि हम अपने को संघीय व्यवस्था कैसे कर, संघवाद कैसे बोल सकते हैं, कैसे हमारा सिस्टम फेडरल हुआ। जब केंद्र सरकार इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि राज्यों को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, नए राज्य का सृजन कर सकती है, तो ये फेडरल सिस्टम कहाँ हुआ। तो तमाम विदेशी विद्वानों ने इस पर सवाल उठाए हैं कि इनको हम फेडरल नहीं कह सकते, वास्तव में इनको हम संघीय व्यवस्था नहीं कह सकते। अब आप देखिए, पहले मैंने चर्चा की कि गवर्नर जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनके प्लेजर पे होते हैं, प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। एक चीज़ आपको बताऊं कि 256-57 आर्टिकल में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देने का अधिकार है और राज्य सरकारें वह दिशा निर्देश मानने के लिए बाध्य हैं। यहीं पर राज्यों की संप्रभुता एक तरह से देखा जाए तो समाप्त हो जाती है। जब वो किसी और के आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं तो संप्रभु कहाँ हुए। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, केंद्र सरकार करती है राष्ट्रपति के माध्यम से। राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल बना रहेगा वह व्यक्ति जब तक वो चाहेंगे। अब राज्यपाल की भूमिका क्या है, यह देखना कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक चल रही है कि नहीं चल रही है। एक बात इस पर भी आते हैं। विशेष उनको जिम्मेदारी दी गई तमाम राज्यों में, जहां वो स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, मतलब कैबिनेट के सलाह की जरूरत उनको नहीं है। बहुत जगह उनको विवेकाधिकार दिए गए, पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अपनी विवेकाधिकार से निर्णय ले सकते हैं, मतलब वहाँ भी मंत्रिमंडल की राय की ज़रूरत नहीं है उनको, या सलाह की ज़रूरत नहीं है। और तो और अगर वो संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, संविधान के भावनाओं के मुताबिक नहीं चल रही है, संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, जिसको कहते हैं संवैधानिक मशीनरी की विफलता, तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा, डिसमिस कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो केंद्र सरकार को पूरा अधिकार प्राप्त हो गया है राज्य सरकार को बर्खास्त करने का। यहाँ तक कि गवर्नर की रिपोर्ट भी जरूरी नहीं है। अगर राष्ट्रपति स्वयं संतुष्ट हैं अन्य स्रोतों से कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के मुताबिक नहीं चल रही है, इट इज़ नॉट बीइंग रन अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं से डिसमिस कर देंगे, गवर्नर की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं करेंगे। तो आप यहीं से देखिए दो चीज़ें, आर्टिकल 257 में राज्यों को दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार है। अगर वो राज्य दिशा निर्देश की अवहेलना करते हैं, नहीं मानते हैं, तो 365 के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार है। दूसरा 356 के अंतर्गत तो उनको पूरा ख़त्म ही कर देंगे, बर्खास्त करने का अधिकार है। तो वो संप्रभु कहाँ हुए। तमाम विद्वान इसीलिए कहते हैं कि भारत पूरी तरह से संघीय व्यवस्था नहीं है, या पूरी तरह से संघवाद भारत में नहीं है। तीसरी बात है, अगर कोई कानून राज्य की विधानसभा पारित करती है, देखिए अगर कोई कानून पूरी बहुमत के साथ पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई कानून राज्य की विधानसभा पारित करती है, लेकिन राज्यपाल समझते हैं कि इसको राष्ट्रपति द्वारा विचार करने की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति के पास वो बिल चला जाएगा, वहीं पड़ा रहे, चाहे जब तक, कोई उसकी समय सीमा नहीं है। मतलब कोई भी कानूनी तरीके से पूरी प्रक्रिया का पालन करने के साथ अगर कोई कानून, कोई बिल पारित किया है राज्य की विधानसभा ने, तो उसको भी राष्ट्रपति अपने विचारार्थ रख सकते हैं और राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। केरल का एजुकेशन बिल इसका उदाहरण दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि राज्यों की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है एक तरह से।
जब राज्य की विधानसभा स्वतंत्र नहीं है पूरी तरह से कोई भी कानून बनाने के लिए, तो हम नहीं कह सकते कि वो एक आज़ाद इकाई है। तो इस तरह से इन चीज़ों पर राज्यों पर काफ़ी दखल है केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के ऊपर। इसीलिए बहुत सारे विद्वान, विदेशी विद्वान खास तौर से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम फैसलों में भारत को फेडरल ही कहा है, भारत को संघीय व्यवस्था क्या है, ये भी बात है कि सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं और पूरी तरह से उनको स्वतंत्रता होती है अपने निर्णय लेने की। तो सामान्य परिस्थितियों में हमारी संघीय व्यवस्था सामान्य तरीके से काम करती रहती है, उसमें बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। विशेष परिस्थितियों में ही इस तरह की दिक्कत पैदा होती है। इसके साथ साथ मान लीजिए राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, आर्टिकल 352 लग गया, तो मान लीजिए 356 में तो राज्य सरकार को बर्खास्त करके अपना उनका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स ले लेते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए, आपातकाल, आपदा नहीं आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए आर्टिकल 352 में, तो केंद्र सरकार को ये अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है कि वो सूचियां एक तरह से समाप्त हो जाती हैं। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ, नेशनल इमरजेंसी घोषित हुआ, तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का जो ये डिवीज़न है, जो विभाजन है, ये विभाजन स्वतः समाप्त हो जाएगा और केंद्र सरकार इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वो किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वो राज्य सूची के विषय हों, चाहे वो केंद्र सूची का तो है, तो कोई बात नहीं है। तो वो ऑल पावरफुल बन जाती है, ताकि उसके भी पीछे कारण दिया गया है कि ताकि उस इमरजेंसी के हालात को निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाए, ताकि सारे जो संसाधन हैं उनका पूरी तरह से उपयोग करके उस स्थिति से निपटा जाए, जिसे वार है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि राज्यों को अधिकार मिले हैं सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन संविधान के अंदर विशेष परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कि राज्य सरकारें पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर हो जाती है या सबऑर्डिनेट हो जाती हैं, आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा जिसकी बात तो अमेरिका में भी की जाती है, वहाँ के वही लोग कह रहे हैं, जैसे फेडरल सरकार या केंद्र सरकार का अत्यधिक फाइनेंशियली पावरफुल होना। केंद्र सरकार के पास टैक्स ज़्यादा है, संसाधन ज़्यादा हैं, शक्तिशाली है। राज्य सरकार ज़्यादातर राज्य सरकारें वित्तीय संकट से जूझती रहती हैं, उनका फाइनेंस बड़ा गड़बड़ रहता है और वो बार बार केंद्र के दरवाजे पर उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ता है और आर्थिक सहायता के लिए। होता क्या है, अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, डबल इंजन, तब तो ये काम सुचारू रूप से होता है, केंद्र सरकार मदद करती रहती है। लेकिन अगर राज्यों में हो कि केंद्र सरकार किसी और पार्टी की है और राज्य में सरकार किसी और पार्टी की है, तब गतिरोध कायम हो जाता है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि राज्य सरकार बहुत अच्छा काम करे, क्योंकि चुनाव लड़ना है, वहाँ पर उनको भी लड़ना है, उनकी पार्टी को, तो बड़ी खींचतान होती है आपस में। और राज्य सरकारें हमेशा शिकायत करती हुई मिलेंगी कि केंद्र उनकी मदद नहीं कर रहा है या उतनी मदद नहीं कर रहा है जितनी दूसरे राज्यों को मदद कर रहा है। तो केंद्र राज्य में खींचतान का एक बहुत बड़ा कारण है कि केंद्र सरकार की आर्थिक संपन्नता, उसके पास ज़्यादा संसाधन है, पूरे देश से टैक्स कलेक्शन होता है, आर्थिक रूप से केंद्र सरकार मजबूत है और राज्य सरकारें हमेशा ही केंद्र सरकार के दरवाजे पर गिड़गिड़ाती रहती हैं फाइनेंस के लिए। बेसिकली उनकी योजनाएं नहीं चल पाएंगी, बहुत लोग लुभावने योजनाएं वो लागू कर देते हैं राज्य सरकारें और वो पूरा नहीं कर पाती हैं। तो आप देखिए इसकी, हालांकि इस चीज़ की शिकायत अमेरिका में भी होती है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वहाँ भी होने लगी है कि जैसे चाइल्ड केयर, ओल्ड एज केयर, मैटरनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार ज़्यादा योजनाएं लागू कर रही है
और धीरे धीरे राज्य सरकारों की भूमिका उसमें सिमटती जा रही है। तो वहाँ भी कई स्कॉलर्स ने इस तरह की शिकायत की है कि धीरे धीरे आर्थिक मजबूती के कारण, वित्तीय मजबूती के कारण फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा मजबूत हो रही है राज्य सरकारों पर, क्योंकि इनकी मजबूरी हो जाती है जाकर के असिस्टेंस मांगना, सहायता मांगना। तो भारत में भी वही हाल है कि केंद्र सरकार जो है ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा पावरफुल है, और राज्य सरकारों की स्वायत्तता कहीं न कहीं जाकर के कंप्रोमाइज हो जाती है, उससे प्रभावित हो जाती है। अब आते हैं राज्य व्यवस्था की संचालन कैसे होता है। देखो, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर लोग फेडरल या केंद्र सरकार के नागरिक हैं और जिस राज्य में वो रहते हैं वो उसके भी नागरिक हैं। तो वहाँ पर डबल सिटीजनशिप है, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर दो नागरिकताएं हैं। वह दो तरह का नागरिक है, केंद्र सरकार का नागरिक है और राज्य सरकार का नागरिक है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5, एक ही नागरिकता है। राज्य सरकार हो चाहे कहीं देश में रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो भारतीय हैं। अमेरिकन तो वो भी हैं लेकिन उनको डबल सिटीजनशिप है। वहाँ पर सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी अलग अलग हैं, केंद्र सरकार के अलग हैं, राज्य सरकार के अलग हैं। भारत में हैं थोड़े राज्य सरकारों के भी कर्मचारी हैं, लेकिन केंद्र सरकार के भी कर्मचारी हैं, और जो कि केंद्र ऑल इंडिया सर्विस के लोग, IAS, IPS, IFS, फॉरेस्ट सर्विस, तो वो केंद्र सरकार में भी काम करते हैं। जैसे कि वो हो सकता है वो रक्षा मंत्रालय में हो सकता है वित्त मंत्रालय में हो, फिर उनकी पोस्टिंग राज्य सरकारों में भी हो जाती है, वो यहाँ भी आकर के वो काम करते हैं। और जो राज्यों के अधिकारी हैं या जो केंद्र के दूसरे अधिकारी भी हैं, तो अगर स्टेट लॉ को भी इम्प्लीमेंट करना है तो करते हैं, या केंद्र का कोई अधिकारी है और स्टेट लॉ का कोई है तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, या स्टेट में कोई अधिकारी है और केंद्रीय कानून का क्रियान्वयन है तो वो करेगा। तो यहाँ पर उतना विभाजन नहीं है। अमेरिका में फेडरल कर्मचारी या फेडरल ऑफिशियल्स अलग हैं, स्टेट ऑफिशियल्स अलग हैं। इतना ही नहीं है, वहाँ पर कोर्ट भी अलग है। फेडरल कानूनों के उल्लंघन में फेडरल कोर्ट्स में का मुकदमा चलेगा या फेडरल कोर्ट उसको देखेगी। राज्य कानूनों के या जो कंपोनेंट यूनिट से इकाइयाँ हैं, राज्य हैं, उनके कानूनों के उल्लंघन के मामले में राज्य के अपने कोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे डबल कोर्ट है। इसके उलट इंडिया में क्या है, एक इंटीग्रेटेड कोर्ट है, जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी है। इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य का इसमें कोई बंटवारा नहीं है, कोर्ट हमारे यहाँ एक ही है, इंटीग्रेटेड कोर्ट है। तो इस तरह से वहाँ बहुत सारा जो बंटवारा है वो भारत में नहीं है। आपका सिटीजनशिप वहाँ डबल है, यहाँ एकल सिटीजनशिप है। वहाँ पे कर्मचारी बंटे हुए हैं, यहाँ पे एक ही काफ़ी हद तक ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं जो ऊपर सब में काम करते हैं राज्यों में। वहाँ डबल सेट ऑफ जुडिशरी है, यहाँ पर सिंगल सेट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग उसमें क्या कहते हैं कि उनमें हमारा उनसे अलग है। इस आधार पर भी इसको वास्तविक फेडरलिज्म मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, कहते हैं कि कहीं न कहीं ये हस्तक्षेप का माध्यम है। अब देखिए, भारत की परिस्थितियाँ या जितने भी संविधान पूरी दुनिया में बने हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं, लोकल लोगों की एस्पिरेशंस हैं। भारत जब आज़ाद हुआ उस टाइम पर देश का बंटवारा हुआ था और बहुत सारा अस्थिरता का दौर था, वोलेटाइल सिचुएशन था। राज्यों को देश के अंदर मिलाने की बहुत बड़ी चुनौती थी देश के सामने। बहुत सारे उनको प्रलोभन दिए जा रहे थे, खासतौर से जो बॉर्डर स्टेट्स थे। तो इन परिस्थितियों को देख, उसी टाइम पर पाकिस्तान से लड़ाई भी हुई थी कश्मीर को लेकर के, कश्मीर का भी मामला चल रहा था। तो इन तमाम बहुत सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने संविधान की रचना की, उन्होंने ये जरूरी समझा कि राज्यों को अत्यधिक स्वतंत्रता देना शायद देश की एकता और अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए एक मजबूत शक्तिशाली केंद्र सरकार की कल्पना की गई कि विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए, विशेष परिस्थितियों से जूझने के लिए देश के संपूर्ण संसाधनों का इस्तेमाल करके उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता है। विशेष परिस्थितियों में, बार बार जोर दे रहा हूं, विशेष परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में नहीं। तो इसलिए भारत में केंद्र सरकार को मजबूती दी गई ताकि अगर कोई विशेष परिस्थिति पैदा होती हो तो केंद्र सरकार पूरी ताकत से उसका मुकाबला कर सके, उसका सामना कर सके। अब यहीं पर हमारी परिस्थितियों में और दूसरे देशों के, खासतौर से अमेरिका का जो मॉडल है, जो विद्वान उसी को एक मॉडल मानते हैं फेडरलिज्म का, उसमें अलग अलग हो जाता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपने फैसलों में ये कहा है कि भारत एक फेडरल सिस्टम है। हमारे यहाँ विद्वान भी यही लिखते हैं कि भारत एक फेडरल सिस्टम है, क्योंकि सामान्यतः हम एज ए फेडरल सिस्टम ही काम करते हैं, हम एक संघवाद के तौर पे ही काम करते हैं। विशेष परिस्थितियों में ही कानून का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार शक्तिशाली हो जाती है और राज्य सरकारों का अधिकार थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ कब होता है? विशेष परिस्थितियों में, हमेशा नहीं होता। इस बात का प्रमाण ये है कि तमाम नए राज्य बनाए गए और आज भी देश के तमाम हिस्सों से नए राज्यों की बनाने की मांग उठती है, आज भी उठ रही है। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं लोग ये महसूस करते हैं कि राज्य बनाए जाए या उनकी लोकल एस्पिरेशंस पूरी होंगी, उनकी लोकल नीड्स पूरी होंगी। कि ये हमारी संघीय व्यवस्था का सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज में देश के तमाम कोनों से, तमाम हिस्सों से नए राज्यों के गठन की मांग हो रही है अभी भी। तो कुल मिलाकर के हमारी व्यवस्था संघीय व्यवस्था है, हमारी अपनी परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों के मद्देनज़र हमने केंद्र सरकार को शक्तियां ज़्यादा दी हैं, उन्हें विशेष स्थितियों का सामना के लिए ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है। बाकी हमारा सामान्य परिस्थितियों में यह पूरी तरह से संघीय व्यवस्था के तौर पे ही काम करती है। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी आपकी राय होगी आप मुझे लिखिए कमेंट में, हम उस तरह से वीडियो में अपने सुधार करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब मुझे ताकत मिलती है आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूपीएससी के टॉपिक के साथ जो आप लोगों के एग्ज़ाम में, यूपीएससी में काम आए और आपके उसमें कंपटीशन में मदद करे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।